अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा इक्तदार हासिल करने के इश्क में ऐसे मुब्तला हुए हैं कि वो इसकी कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर ले जाने से लेकर खारजा महाज पर मुल्क को तनहा करने की कोशिश भी कर चुके हैं। इक्तदार के हुसूल के लिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर न्यूट्रल होने के बावजूद इतना प्रेशर डाला कि इदारे को सामने आकर दो टोक अंदाज में इनकार करना पड़ा। इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के जरिए आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई दबाव डाल सके और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए राह हमवार कर सके। लॉन्ग मार्च बुरी तरह फ्लॉप हुआ। रावलपिंडी में कारकुनान की कम तादाद की वजह से इस्लामाबाद की जानिब रुख करने का जवाब मुहैया हो सका और ना ही एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अवामी ताकत में असर आ सकी। यूं अचानक उन्होंने सूबाई असम्बलियों से निकलने का बयान दाग डाला। उन्होंने ये ऐलान करते वक्त ना तो अपने दाएं बाएं खड़े लोगों से मशवरा किया और ना ही अपने सबसे बड़े इत्तेहादी और पंजाब में जिसे वजारत आला दी उनसे सलाह की। वज़ाहिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये चाल भी मैं ना मानू की पॉलिसी का तसलसुल है, क्योंकि उनकी जमात की अक्सरियत भी इस हक में नहीं है कि असमियत तहलील हों। उनके खैर खा उनको मशवरा दे रहे हैं कि अब तेल और तेल की धार देखी जाए। असम्बलियों से निकलने का ये वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि अहम ओहदे पर तैनाती के बाद हालात पहले जैसे नहीं हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने ऐलान तो कर दिया कि जब भी इमरान खान चाहेंगे और हुक्म देंगे असमियत तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन ज़राए के मुताबिक अंदरून खाना वो इस हक में नहीं है। नाकिदीन का ये भी ख्याल है कि इमरान खान के कहने पर जिसने एक FIR तक दर्ज ना की, वो इमरान खान के कहने पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। ज़राए के मुताबिक आज कुछ अरकान पंजाब असम्बली ने इमरान खान को फौरी असमियत तहलील ना करने का बाकायदा मशवरा भी दिया और कहा है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। अरकान ने राय दी है कि असम्बलियों की तहलील ऐसे वक्त में की जाए जब वफाकी और दीगर दो सूबों की असम्बलियों पर तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। इन अरकान की नज़र में इस वक्त हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं, जबकि कई हुकूमती मनसूबे अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। ऐसी सूरत में असम्बलियों से इस्तीफा देने से ये तरक्याती मनसूबे रुक जाएंगे, जिसका नुकसान PTI को ही होगा। आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात हुई, जिसके फौरी बाद परवेज़ इलाही ने मुनिस इलाही और MNA हुसैन इलाही के हमरा जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें एक बार फिर परवेज़ इलाही ने इमरान खान के सामने इस अज़्म का इयादा किया कि पंजाब असम्बली तहलील करने में रत्ती भर भी ताख़ीर नहीं होगी। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, हम जिसते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह भी नाकाम रहेंगे। परवेज़ खटक को भी इस बात का यकीन है कि परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ देंगे। परवेज़ खटक का वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद क्या कहना था, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। देखिए, फैसला वही होगा जो इमरान खान कहता है और उसी पर अमल होगा। चौधरी और हम सब एक हैं और खान साहब हमारे सबके लीडर हैं। वो जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कोई और बड़ा ठीक ठाक मीटिंग हुई, इत्तेफाक है, हर चीज़ पर कोई इशू नहीं। आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आपको पता है कि अंदरूनी इख्तिलाफ होते हैं। परवेज़ इलाही पे 100% जो है वो किसी को भी यकीन नहीं है। बार बार लोग कह रहे हैं कि परवेज़ साहब शायद ना असम्बली तहलील करें। हमें पक्का यकीन है, उस पर कोई मसला नहीं है। जो खान साहब फैसला करेगा परवेज़ इलाही इंशाल्लाह उस पर अमल करेगा। परवेज़ इलाही मीडिया से कुछ और बात करते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक वो चेयरमैन PTI को इस बात पर भी कायल कर रहे हैं कि अभी असम्बलियाँ तहलील ना की जाएं, क्योंकि ये मुनासिब वक्त नहीं है। उनके मुताबिक इस वक्त असम्बलियाँ तहलील होने से इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा। अहम केसेस की समाअत जारी है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात इमरान खान को मुहैया की गई है, वो इनसे भी महरूम हो जाएंगे। तमाम इख्तियारात वफाक के पास मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे उनकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो सकता है और हो सकता है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। दूसरी जानिब एक मुलाकात मनसूख होना और उसके बाद आज दूसरी मुलाकात से कबल मुलाकात तहरीक इंसाफ के वक्त का परवेज़ इलाही से मिलना भी इस बात का इशारा दे रहा है कि सब ठीक नहीं है। असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान और पंजाब में जारी रस्साकशी के बाद KPK में तहरीक इंसाफ के हालात साजगार नहीं है। उधर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने और KP असम्बलियों की तहलील करना ज़रूरी। उनका कहना था कि अगर किसी भी वजह से एक भी असम्बली तहलील नहीं होती तो इसके मतलूबा असरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के हर हरबे को नाकाम बनाने के लिए कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के नाराज़ हल्के उनके साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। हुकूमत की नज़र में इमरान खान का ये नया मनसूबा भी पहले मनसूबों की तरह फ्लॉप होगा और अगर ये किसी तरह कामयाब भी हुआ तो हर तरह से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस सूरत हाल में उनका बयान खासा दिलचस्प है, जिनका कहना है कि हम इनके खिलाफ हर सूरत अदम एतमाद लेकर आएंगे और अगर फिर भी असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो हम इंतखाबात में इनका भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये वाज़ेह कहा था कि लिख कर रख ले, तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी और अगर दे भी दे तो पीपल्स पार्टी हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है।
धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने भी इमरान खान के इस ऐलान पर कड़ी तनकीद की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। असम्बलियां तोड़ने का अमल इंतहाई गैर सियासी है। अगर ज़िमनी इलेक्शंस मौखर हो सकते हैं तो आम इंतखाबात तक तो टल जाएं, लेकिन अगर 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं तो होंगे और हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आप दो सूबों के वसाइल का इस्तेमाल करके एक तकरूनी रोकना चाहते थे, वो तो रुक नहीं सकी, अब आप असम्बलियां तोड़ने की बात करते हैं। अब आप नई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। पीटीआई के अरकान का बड़ा धड़ा हमारे साथ में, हम इंतखाबात चाहते हैं लेकिन इमरान खान के एहतसाब के बाद 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार है? अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे और हम उन इलेक्शंस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मत ये समझे कि हम वो इलेक्शन से जो है वो पीछे हटना चाहते हैं। ये इनकी भूल है कि ये दोबारा जीत के आ जाएंगे। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अगर इन 7-8 माह की बजाय जो रहते हैं इस टर्म के, आप पहले वो फैसले आ जाए, ये 8 दिन में फैसले आ जाए, आ सकते हैं। आप पेंडिंग फैसलों को कर दें, सुबह इलेक्शन करवा लें। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आम सवाल यह है कि जब जनरल इलेक्शंस में कुछ ही महीने बाकी है, इलेक्शन ईयर सर पर दस्तक दे रहा है, तो इमरान खान असम्बलियां तहलील करने पर बज़ेद क्यों है? अगर जनवरी तक असम्बलियां तहलील हो भी जाती हैं तो निगरान सेटअप के क़याम और सलाह मशवरे की 3 माह का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद जनरल इलेक्शंस का वक्त वैसे ही करीब होगा। अब यह सवाल यह भी है कि तमाम खदशात के बावजूद क्या परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ देंगे? इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वो मुलाकात जो आज से 2 रोज़ पहले होनी थी आज हो रही है। परवेज़ इलाही साहब ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, मुनिस इलाही और हुसैन इलाही भी उनके साथ मौजूद थे। जो मुलाकात 2 रोज़ पहले हो रही थी वो तात्तुल का शिकार क्यों हुई, आज क्यों करना पड़ी? नहीं, ये देखें, ये खबरें चलती रहती हैं और मफरूज़ों पे खबरें जो है उनका नतीजा ऐसे ही निकलता है। जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके मुताबिक आज मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो एक जिस दिन सब मीडिया ये कह रहा था कि जी आज मुलाकात होगी, उस दिन तो वो इस्लामाबाद में थे और रावलपिंडी में GHQ में जो तकरीब थी उसमें वो शामिल थे और वो ज़ाहिर है एज चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूदगी नहायत अहम थी और वो कौमी फरीज़ा था। तो उसके बाद कल वो वापस आए हैं, आज उनकी मुलाकात हो रही है। शेड्यूल के मुताबिक है प्रोग्राम, कोई इससे पहले कोई तयशुदा प्रोग्राम था ही नहीं। आगा साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि तयशुदा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन और भी आई कि जिसके मुताबिक क्योंकि मुनिस इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं थे इसलिए मुलाकात 2 रोज़ पहले नहीं हुई। आप तो बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में मौजूद थे, वो चेंज ऑफ कमांड वाली, लेकिन उधर ये भी पेश किया गया कि क्योंकि मुनिस इलाही उस दिन नहीं थे इसलिए मुलाकात आज हो रही है। ये भी बात बिल्कुल एक मफरूज़े वाली बात है कि मुनिस इलाही साहब जो है वो मुनिस इलाही साहब के साथ अगर कोई बात करनी भी हो तो टेलीफोन मौजूद है। आजकल कौन सी चीज़, सैटेलाइट मौजूद है। हर किस्म की गुफ्तगू अगर किसी अपना वजह से कोई आम टेलीफोन पे बात ना करना चाहे तो उनको उसके पास वेबसाइट वो व्हाट्सएप मौजूद है, स्काइप मौजूद है और सैटेलाइट टेलीफोन मौजूद होते हैं। ये तो हमें फजूल सी बातें हैं। जो आज तय मुलाकात हुई उसके ऊपर मुलाकात हो रही है। मेरे से ज्यादा कोई ऑथेंटिकेशन है इस पार्टी के अंदर किसी की? ठीक, आगा साहब आप तरदीद करते हैं ऐसी खबरों की कि 2 रोज पहले को मुलाकात स्केड्यूल्ड थी। फिर यह फरमाइएगा, बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वजह है कि इमरान खान से मुलाकात से पहले परवेज खटक साहब से मुलाकातों के 3 दौर हुए हैं? इमरान खान से मुलाकात से पहले परवेज खटक से मुलाकातों का एजेंडा क्या था? देखिए, एजेंडा क्या था ये तो मुझे नहीं पता। जाहिर है पिंडी गए थे तो पिंडी में परवेज खटक साहब मौजूद थे तो उनसे मुलाकात होनी थी। हमेशा
परवेज खट्टक साहब से जो पीटीआई के मामलात हैं, सबसे अहम उसके अंदर मुलाकात जो है वो परवेज खट्टक साहब से ही होती है और या असद उमर साहब से होती है। ये तो रूटीन की मुलाकातें हैं। ये ज़ाहिर है कि उस दिन वो खबर बन गई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात है, इसलिए परवेज खट्टक साहब से पिंडी में होंगे तो परवेज खट्टक साहब अगर पिंडी में होंगे तो मुलाकात जरूर होगी। आगा साहब, राब्ताकारी की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब कोई डेडलॉक होता है। ठीक है, अलायंस है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। इमरान खान और परवेज इलाही के माबैन किसी जगह पर कोई लाइनो लेंथ फर्क है, किसी जगह पर कोई इख्तलाफ आ रहा है डिसीजन लेने पर? कतई तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई। मेरी जबान के अंदर मेरे मुंह में कोई अल्फाज आप डाल नहीं सकते, ना ही कोई है जिनको मैं छुपा रहा हूं। हकायक जो है वो मैं बयान कर रहा हूं और मेरी आदत यह है मैं हकायक बयान करता हूं। यह बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब अगर कहेंगे तो वो 60 सेकंड्स नहीं लगाएंगे और असम्बलियां तोड़ देंगे, और फिर इस पर वीडियो पैगाम भी जारी करना पड़ा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को कन्विंस भी तो किया जा सकता है कि अगर अब ये असम्बलियां तोड़ेंगे तो इमरान खान साहब के लिए बेहतर नहीं होगा। देखें, ये उनकी पार्टी का मसला है। हमने उन्होंने पार्टी के अंदर मुशावरत जो भी करनी होगी करेंगे, उसके बाद जो भी वो फैसला कर लेंगे। हमारे नज़दीक तो उन्होंने अपना फैसला जो है स्टेज के ऊपर रावलपिंडी में सुना दिया था। अब उन्होंने टाइम देना है, कब देते हैं, किस वक्त देते हैं, क्या तयन करते हैं, उनके अपनी पार्टी के अंदर क्या मुशावरत होती है। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ अगर वो मुशावरत करेंगे तो वो भी मेरे ख्याल में वो बनती है, करेंगे और टाइम जो है वो बता देंगे। ये फैसला तो हो चुका है कि असम्बलियां तोड़नी है, इसमें तो कोई वहां वाली बात ही नहीं है। और चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया कि जब इमरान खान साहब कहेंगे आधा मिनट नहीं लगाऊंगा। इसके बाद इबाम कोई नहीं रह गया। बस एक बात जो कि खुद पीटीआई की तरफ से आ रही है कि टाइम जो है अब उसके ऊपर मुशावरत उनकी पार्टी के अंदर हो रही है। उसके बाद अगर कोई मुशावरत की जरूरत हमारे साथ पड़ेगी तो चौधरी परवेज इलाही साहब और मुनत राय साहब से वो मुशावरत कर लेंगे। और उनका एतमाद चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर भी और उससे बढ़ के चौधरी मुनत राय साहब के ऊपर मौजूद है। वो खुद अपनी जबान से बारहा कह चुके हैं। आगा साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप इमरान खान से पुराने सियासतदान हैं और आप सियासी दाव पेच को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या इमीडिएटली ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के हक में होगा कि असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए? देखें, ये फैसला हक में हो या हक में ना हो, ये फैसला इमरान खान साहब का है। उनका हक है कि इसके ऊपर फैसला लें। हाँ, अगर किसी बात पे हमसे कोई मुशावरत मांगते हैं तो हम उन्हें मशवरा जरूर देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं। लेकिन इसके अंदर तो उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद सोच विचार उन्होंने उससे पहले की होगी, उसके बाद किसी सोच विचार की जरूरत अगर वो उन्हें दरपेश होगी तो उसके अंदर हमारे साथ मुशावरत अगर करेंगे तो हम अपनी राय जरूर देंगे। आपकी राय क्या होगी? हमारी राय जो है वो हमारे लीडर के पास है, मुनत राय साहब के पास है, और हम उस राय से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान के साथ चले हैं, चलेंगे। मुनत राय साहब ने बारहा कह दिया, उस वक्त कह दिया जब वो मुश्किल में थे, जब इक़्तिदार जो है वो जा रहा था, उस वक्त मुनत राय साहब ने कह दिया कि हम स्टैंड करेंगे इमरान खान साहब के साथ और साथ देंगे और ऐसे देंगे जैसे लोहे की लट होती है। आगा साहब, वक्त का तयन इतना अहम क्यों है? क्योंकि देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस तो इमरान खान साहब के पास है, उनका बनाया हुआ है। परवेज इलाही साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चीफ मिनिस्टर उनका है। तो ये वक्त का तयन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? ये तो फैसला जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था, मेरा ख्याल है कि उस पर तो देर नहीं लगानी चाहिए थी। ये मेरे भाई, ये सियासत का हिस्सा है, मुशावरत होनी चाहिए। और मुशावरत तो हमेशा, मेरे ख्याल में इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार मुशावरत करने के आदी हैं और वो हमेशा मुशावरत एट लेंथ करते हैं और बड़ी डिटेल मुशावरत करते हैं। उसके बाद वो फैसला सुनते सबकी हैं और फैसला वो अपनी मर्जी से करते हैं। उनको पार्टी की तरफ से इख्तियार
भी दिया हुआ है। यही तरीकाकार हमारी जमात में है। हमारी जमात जो है वो उसके अंदर बड़ी वसी मुशावरत होती है और उसके बाद फिर आखिरी फैसला जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब करते हैं। आगा साहब देखिए, दो सूबाई असेंबलीज को डिसॉल्व करके बैंकों को सुने पुलिस सुने, बैंकों को जब ये कह दिया जाए कि आपने एलसीज नहीं खोलनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। इससे बाद इससे ज्यादा क्या मुल्क ने डिफॉल्ट करना है। जब बैंकों को एलसीज खोलने इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है तो मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। इससे ज्यादा क्या दिवालिया होना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो रहेगी ना सर। बैठने का कोई फायदा नहीं है सर। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इलेक्शन ईयर मैं कह रहा हूं कि वो डोर नॉक कर रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। साल तो आया चाहता है, चंद रोज रह गए, अब इलेक्शन ईयर की तरफ ही जाना है तो इलेक्शंस हो जाएंगे। ऐसे में अगर असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं तो मजीद टर्मोइल होगा, मजीद कियोस आएगा, मजीद इंस्टेबिलिटी होगी सर। मेरे भाई, जब ये हालात हो जाए मुल्क के तो 8 दिन नहीं चला जा सकता। 8 माह या 10 माह या 1 साल तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है मुआशियात जो है जिस मुल्क की इस नहज पे पहुंच जाए, इकोनॉमी का ये हाल हो जाए और अगर इंपोर्ट करनी बंद कर दी जाए, ऑफिशियली स्टेट बैंक कह दे बैंकों को कि आप डॉलर बाजार से खरीद के एलसीज खोल सकते हैं, हमारे पास जो है वो डॉलर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुल्क चल सकेगा। यानी इंडस्ट्री जिसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना था वो बंद हो जाए, इंडस्ट्री सारी बर्बाद हो जाएगी, लोग बेकार हो जाएंगे। पहले ही तबाही हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बिल देने के लिए लोग। आगा साहब, आज से 7-8 महीने पहले शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा बदतर थी। अपने बच्चों को लोग जिबा कर रहे हैं। आगा साहब, आज से 7-8 माह पहले सूरत हाल शायद इससे भी ज्यादा कंसर्न थी। उस वक्त असेंबलीज डिसॉल्व नहीं की गई, उस वक्त इमीडिएटली ये फैसला लिया जा सकता था। आज मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्शन ईयर सर पे आ गया है, ये फैसला बहुत ताखीर से कर रहे हैं आप, अगर आप ये फैसला आप ले रहे हैं तो। जो हकायक हैं वो आज जितने मशीयत के हालात खराब हैं, पाकिस्तान की 75-76 साल हिस्ट्री के अंदर उतने हालात खराब नहीं थे जितने आज खराब हैं। हकायक ये हैं, लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे क्या हालात हो गए हैं। इन हालात में अब 8 माह इंतजार किया जा सकता है या 10 माह इंतजार किया जा सकता है। मैं यही तो कह रहा हूं सर कि 8-10 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतजार क्यों किया गया। उस वक्त सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करते, इलेक्शंस पर मजबूर करते हुकूमत को, जो आज कर रहे हैं। किया गया, कोई इंतजार नहीं किया गया, इंतजार नहीं किया गया। तहरीक चल रही थी, तहरीक भी चल रही थी और बैकडोर चैनल भी चल रहा था। बड़े जलसे। आज जब मुशावरत हो रही है तारीख के लिए तो क्या उसके पीछे भी कोई बैकडोर चैनल चल रहा है आगा साहब? ये आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। 24 वाले जितने अवेयर हैं इस मामले में, और कोई चैनल लगा नहीं है इतना। आगा साहब, हुकूमत में आप हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सेनेट में आप बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा अवेयर कौन हो सकता है सर? मेरे भाई किसी वजह से कह रहा हूं ना, मेरी भी इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से मैं मुसद्दका बात कर रहा हूं, कोई गैर मुसद्दका बात नहीं कर रहा। चलिए आगा साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता, लेकिन मेरा काम तो सवाल उठाना है। आपने कहा कि मुनीस अलाई साहब और चौधरी परवेज अलाई साहब की राय प्रिवेल करती है, लेकिन आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, तो आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? कतई तौर पे नहीं। आपने कहा फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज अलाई साहब के पास। चौधरी शुजात हुसैन साहब को सदारत से हटा दिया गया हुआ है। पार्टी की जो मरकजी कमेटी है, वर्किंग कमेटी जो है, उसने उनको अपना सदारत से फारिग किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो कुछ और कहता है ना सर। अब हमारी क़यादत चौधरी परवेज अलाई साहब के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन तो कुछ और है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो एक रुकावट बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि उन्होंने स्टे किया हुआ है, जो कि कानून और जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं उसको तजावज़ करके उन्होंने एक स्टे दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे।
वो स्टे खारिज होगा इंशाल्लाह इलेक्शन तो आगा साहब फिर ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि चौधरी शुजात ही आपकी पार्टी के सदर है। फैसला है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि टिल दिस टाइम एज ऑफ नाउ अभी तो आपकी पार्टी के सदर चौधरी शुजात है। और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब को इस तरह का फैसला करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और खत आ जाएगा चौधरी शुजात साहब का, जैसे एक खत पहले आया था? कतई तौर पे इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारी पार्टी के सदर नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप खुद ही एग्री कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक स्टे पड़ा हुआ है, अभी जब तक वो पड़ा हुआ है तब तक तो है ना सर? कतई तौर पे ये नहीं है, ये स्टे नहीं है। स्टे ये है कि जैसे है वैसे रहेगा। वो सदारत से हटाए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टे ये है कि एज इट इज रहेगा। चलिए लास्टली आगा साहब ये बताइएगा कि अभी खुद चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ शो कॉज नोटिस भी इशू किए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स देने के ऊपर जो खासतौर पे इदारों के खिलाफ दी जा रही हैं। क्या इन स्टेटमेंट्स को जो दी जा रही है उन पर भी आप और आपके इत्तेहादी पीटीआई सेम पेज पर है? मुझे समझ नहीं आई आपने क्या सवाल किया है? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इदारों पर जिस तरह खुलकर तनकीद की जा रही है, इदारों पर उनकी क़यादत के ऊपर, क्या उस पर भी काफ लीग सेम पेज पर है? मैं इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुका हूं। हमारी जमात इंडिपेंडेंट जमात है और हमारी पॉलिसी जो है वो अपनी पॉलिसी है। पीटीआई एक इंडिपेंडेंट जमात है। हमारी दोनों पार्टियों का अलायंस है इंतहाबी सतह के ऊपर और वो हम बड़ा बतौर बड़ा एहसन तरीके से चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा। पॉलिसी अपनी अपनी है और हम अपनी पॉलिसी पे कायम है। उनकी क्या पॉलिसी है वो उनको पता होगा, वो आप उनसे पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दिसंबर कप्तान पर किस कदर भारी हो सकता है इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि कुछ केसेस हैं जो पेंडिंग है और उनका फैसला दिसंबर में हो सकता है और वो कितना मुश्किल होगा इमरान खान के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। एस्टैब्लिशमेंट का साया सर से उठते ही तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर घेरा तंग से तंग होता जा रहा है और ख्याल किया जा रहा है कि दिसंबर का सरतरीन महीना सियासी और कानूनी महाज पर इमरान खान पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने और सिस्टम को डीरेल करने की रट भी उनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान ना तो उनके पास किसी सूबे में छुपने की जगह बचेगी और ना ही वो सिक्योरिटी और दूसरे वसाइल होंगे। दिसंबर में इमरान खान के खिलाफ कुछ ज़ेर समात अहम तरीन केसेस के फैसले आने की उम्मीद भी है और दिसंबर में इमरान खान के खिलाफ ऊपर तले 3 अहम मुकदमात की समात भी है। इनमें से 2 केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले उनकी नाअहली की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरी बार होगा कि उन पर इंतखाबी सियासत के दरवाजे बंद हो जाएं। इमरान खान को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे चुका है और इस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर इमरान खान के अदालती चक्रों का आगाज़ 8 दिसंबर से होगा, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में उनको ज़िले अदालत ने तलब कर रखा है। वहाँ उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चल रही है जिसका आगाज़ 22 नवंबर को हुआ था। तहम इमरान खान तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को झूठे बयाने हल्फी जमा कराए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने 1 माह कबल नाअहल करार दिया था और अब इस केस में ज़िले अदालत ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर रखी है। 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफरेंस भेजा था कि बतौर वजीर आजम बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ के बारे में हुक्काम को गुमराह करने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 166 और सेक्शन 173 के तहत 3 बरस कैद की सजा दी जाए और जुर्माना किया जाए। तोशाखाना केस काफ़ी खतरनाक है। अगर हाई कोर्ट की जानिब से इस केस में इमरान खान की नाअहली ख़त्म भी कर दी जाती है तो फौजदारी मुकदमे में उनका सजा से बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मज़ीद 3-4 पेशियों पर ज़िले अदालत में पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा सकती है, जिसके बाद भी इमरान खान ने गैर हाजिरी का सिलसिला जारी रखा तो यकतरफा तौर पर केस का फैसला भी सुनाया जा सकता है। अगर ज़िले अदालत के जज ने इमरान खान को इस केस में सज़ा सुना दी तो इलेक्शन कमीशन उन्हें 5 बरस के लिए नाअहल करार देने का मजाज है और तोशाखाना से घड़ी और दीगर तहाइफ हासिल करके उनको बेचने की बात यकीनन वो भी अंजाम तक पहुंच सकती है और उस समेत पूरी दुनिया जानती है, जिसके वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत भी मिल चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन सबूतों को झुटला चुके हैं और टीवी एंकर घड़ी हासिल करने वाले फारूक माजिद ज़हूर और निजी टीवी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने कोई केस दायर किया है
और ना ही वो अब इससे मुताल्लिक कोई बात करते दिखाई देते हैं। इससे फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर भी हर्जाना का दावा दायर करने का ऐलान उनकी जानिब से किया गया, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से इस बारे में भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इमरान खान हर्जाने का दावा दायर करने के बारे में पहले क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। दिसंबर में ही सबसे आम समात फॉरेन फंडिंग केस की है। इस केस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें करार दिया गया कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग होती रही है और 3 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की कंपनी से पैसा वसूल किया गया है। अब इस केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सजा का तयन करना बाकी है। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस दे रखा है, जिसका तहरीरी जवाब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराना है। इस सिलसिले में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर की जानिब से मुसलसल मोहलत तलब की जाती रही है, जबकि दोबारा खुद इलेक्शन कमीशन ने इस केस को डीलिस्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की इब्तदाई समाअत 23 अगस्त को की थी और बाद 7 नवंबर और फिर 15 नवंबर को केस डीलिस्ट किया गया। 23 नवंबर को होने वाली आखिरी समाअत के मौके पर पीटीआई के मुआविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे और उनका कहना था कि अनवर मंसूर एडवोकेट मुल्क से बाहर हैं, वो 29 नवंबर को वतन वापस आएंगे, लिहाजा उन्हें शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह रिमार्क्स देते हुए कहा कि मामला खत्म हो चुका है, मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है और केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। जराये के मुताबिक ठोस शवायद की बुनियाद पर गैर कानूनी जराये से आने वाला गैर मुल्की पैसा लाजमी जब्त होता है। ताहम इस केस में इमरान खान की एक बार फिर ताहयात नाअहली के इम्कानात कमी हैं। 13 दिसंबर की समाअत बड़ी अहम है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज करके अगले 3-4 हफ्तों में सुना सकता है। अगर 13 दिसंबर की समाअत पर भी अनवर मंसूर पेश नहीं हुए तो पीटीआई की जूनियर वकील की मौजूदगी में ही इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर सकता है। इसी तरह 14 दिसंबर को इमरान खान की अबूरी जमानत भी खत्म हो रही है। अबूरी जमानत में तौसीह के लिए उन्हें दोबारा बैंकिंग कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में एफआईए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने के इल्जाम में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह न्याजी, सैयद यूनुस अली रजा, आमिर महमूद कयानी, तारिक शेख, हामिद जमान, तारिक शफी, मकबूल शेख और एक प्राइवेट बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक पीटीआई का नया पाकिस्तान के नाम से एक निजी बैंक अकाउंट था, जबकि बैंक मैनेजर ने अकाउंट चलाने की गैर कानूनी इजाजत दी। एफआईआर के मतन के मुताबिक इस अकाउंट में अबराज ग्रुप की जानिब से $21 मिलियन से ज्यादा की रकम जमा कराई गई थी, जबकि इस हवाले से पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी का जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा और जाली है। 23 अक्टूबर को इस केस की आखिरी समाअत के मौके उनके वकील ने तिब्बी बुनियादों पर उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की थी, जिसे तस्लीम करते हुए बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसीह कर दी थी। अब दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब पर अहम केसेस की तलवार लटक रही है और कभी इम्कानात है कि केसेस क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग है और ग्राउंड्स भी बड़े सॉलिड हैं, तो इसमें अगर इमरान खान दफा करने में कामयाब ना हुए तो ताहयात नाअहली के साथ साथ जो संगीन सजाएं हैं यकीनन उसका भी सामना करना पड़ सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क की माशी सूरत हाल का जिक्र करेंगे। IMF के साथ कहाँ डेडलॉक आ रहा है, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है इसहाक डार ने अपने दावों और वादों के बावजूद इस बार भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी का फायदा आवाम को देने की बजाय पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफा करके मुनाफाखोर माफिया के हाथ मजबूत कर दिए। विभागी वजीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करते हुए बताया कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि यकुम से 15 दिसंबर 2022 तक फी लीटर डीजल 235 रुपए 30 पैसे जबकि पेट्रोल 224 रुपए 80 पैसे में फरोख्त होगा। हुकूमत ने डीलर मार्जिन और पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया है। इस बार एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट के साथ हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 ही बरकरार रखी है। पहले पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 3 रुपए 68 पैसे फी लीटर था, जो अब बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन बढ़ाकर 4 रुपए फी लीटर कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 12 रुपए 69 पैसे जो है फी लीटर बढ़ाकर 22 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तो बरकरार रही है, दूसरी जानिब आवाम के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और ओगरा ने LPG घरेलू सिलेंडर 139 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 535 रुपए का इजाफा किया है। LPG 216 रुपए फी घरेलू सिलेंडर, 2548 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 9804 रुपए मुल्क भर में दस्तयाब होगा। डॉलर की बुलंद परवाज कभी मामूली कमी और मामूली इजाफे के साथ जो कि तो बुलंद ही है।
जिसके बायस रुपया उस पर मजीद दबाव बढ़ता जा रहा है। IMF के साथ नवे जायजे की तकमील ताखीर का शिकार हो रही है और इस हवाले से सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के ओहदेदारान के माबैन आखिरी मुलाकात भी ज्यादा खुशगवार नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से आमदन और अखराजात के जो मंसूबे आलमी इदारे के साथ शेयर करने थे उनसे IMF बदस्तूर गैर मुतमईन दिखाई दे रहा है। IMF की जानिब से नवे जायजे के अरसा यानी जुलाई तक सितंबर 2022 की बजाय पूरे माली साल की तफसीलात मांगी जा रही हैं, जिस पर पाकिस्तान को तशवीश लाहक है। ज़राए के मुताबिक इसीलिए सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के ओहदेदारों के माबैन आखिरी मुलाकात ज़्यादा खुशगवार नहीं हुई, जिसकी वजह आलमी मालियाती इदारे की जानिब से ऐसी शराइत की तामील पर इसरार बना जो नवे जायजे की मुद्दत में काबिल इत्तलाक ही नहीं थी। IMF ने पाकिस्तान के इस दावे पर भी सवालात उठाए हैं कि वो अब भी रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के जरिए 800 अरब रुपए की आमदन हासिल कर सकता है। इस मद में हालिया बजट में 855 अरब रुपए का हदफ रखा गया था, ताहम पहली सहमाही के दौरान सिर्फ 47 अरब रुपए ही जमा हो सके थे। यह रकम वजारत खजाना के एक ओहदेदार के मुताबिक अक्टूबर के अख्ताम तक 80 अरब रुपए से तजावुज कर गई थी। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को यकीन दहानी कराई है कि अगर पेट्रोलियम लेवी का हदफ पूरा ना हो सका तो पेट्रोलियम मसनूआत पर GST आयद किया जा सकता है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि जुलाई 2022 से जून 2023 तक माहाना बुनियादों पर पेट्रोलियम लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल के तखमीने की तफसीलात फराहम की जाए। और ज़राए के मुताबिक IMF को शुबा है कि हुकूमत महसूलात की वसूली के बारे में तखमीनों में मुबालगा आगराई कर रही है। पाकिस्तान और IMF के माबैन इख्तलाफ राय की वजह से आलमी इदारे के मिशन की आमद भी खासी उसमें ताख़ीर आ रही है और इस मिशन की आमद पर नवे जायजे की तकमील होनी थी, जिसके बाद कर्जे की 1.2 अरब डॉलर्स पर मुश्तमिल अगली ट्रॉच अदा की जाएगी। IMF की टीम को 26 अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान आना था, ताहम फिलहाल फरीकैन के दौरे के लिए कोई नई तारीख नहीं दी जा सकी है और नवे जायजे की तकमील में रुकावट के आलमी कर्ज दहिंदगान से रकूम मिलने में भी ताख़ीर हो रही है, जिससे ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर और शर मुबादला पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, सियासी रस्साकशी और जोड़ तोड़ अपनी जगह पर, लेकिन मुल्की माशी मसाइल भी जो कि तू हैं जिन पर फौरी तौर पर नज़र डालना होगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान के जो माशी मुस्तकबिल है उसके लिए एक डार्क शेडो जो है वो दिखाई देता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।